Welcome back, students, and good morning. Next chapter related history subject. History subject is colonial rule in India. colonial rule in India यानी भारत में colonial यानी कि जो ब्रिटिश शासन था या जो उपनिवेशी शासन था उसके अबाउट एक्सप्लेन किया जाए. ओके, तो भारत में जो colonial रूल था, चाहे वह फ्रांस हो, पुर्तगीज हो, ब्रिटेन हो, इंग्लैंड या डच हो, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था उसमें इंडिया में जो मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में एंट्री का जो टाइम था जिसे ट्रांजिशन एज बोला जाता है, ऐसा एक संक्रमण का दौर रहा जिसमें लार्ज स्केल पे बहुत जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी, जो सर्कमस्टांसेस थी, वह चेंज हुई. ओके, तो लेट अस गो. द quest for new routes towards the east for trading purpose motivated several European powers like the British, French, Dutch and Portuguese to embark on sea voyage and becomes the revival of each other. Okay, यानी जब 15th सेंचुरी में जब इन्वेंशन का टाइमिंग जब स्टार्ट हुआ तो लार्ज स्केल पे स्पेशली उस समय यूरोप की पॉपुलेशन काफ़ी तेजी के साथ बढ़ी. धीरे धीरे वहाँ पे रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुए. रिफॉर्मेशन मूवमेंट के साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और साइंस का भी डेवलपमेंट हुआ. यानी एक तरह से यूरोप में ये जो टाइम रहा 15 एंड 16 सेंचुरी की, यह काफ़ी ट्रांजिशन का टाइम रहा. परिस्थितियाँ काफ़ी तेजी के साथ बदली. जो एक टाइम से मेडिवल यूरोप कहा जाता था, वह धीरे धीरे यहाँ से रिलीजन के जगह पे, रिलीजन से हर चीज़ें इस समय तय होती थी, वह निकल के रीजन में आई. हर चीज़ को तर्क पे तौला जाने, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि लार्ज स्केल पे क्या हुआ. स्पेशली स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा जो इनके नेविगेटर्स थे और इनके जो किंग थे, मोनार्की सिस्टम जो थी, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, इस लार्ज स्केल पे अपने जो नेविगेटर्स थे उनको इंडिया को सर्च करने के लिए भेजा. इसके पीछे जो रीजन था, क्योंकि जो सिल्क रूट हुआ करता है एंशिएंट टाइम में, जो एशिया से स्पेशली यूरोप को स्पाइसेज, कॉटन और सिल्क हो गया, ये सब एक्सपोर्ट किए जाते थे. तो स्पेशली जो सिल्क रूट था, जो चाइना से होके अफगानिस्तान, फिर आपका सेंट्रल एशिया होते हुए इटली को जाते, ऐसे यूरोप को निकल जाता है. तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो बैजेंटाइन साम्राज्य था, बैजेंटाइन एम्पायर, यहाँ पे क्या हुआ कि एक टाइम में ऐसा रहा कि जब तुर्कों ने इस पे अटैक करके और उसकी कैप्टन कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुंतनिया को अपने कब्जे में ले लिया. और अरबों से जो था, चूँकि अरब के माध्यम से जो भी एशियाई स्पाइसेस होते थे, क्लोथ्स होते थे, और जो भी चीज़ें होती थी वह यूरोप को जाती थी. और स्पेशली यूरोप में जो स्पाइसेस थे, ब्लैक पेपर्स हो गए, डिफरेंट टाइप के जो मसाले हुआ करते थे, कार्डामम हो गया, इनकी लार्ज स्केल पे डिमांड थी. क्योंकि वह यूरोप डिफरेंट क्लाइमेट में होने के कारण, फ्रिजिड क्लाइमेट या काफ़ी वहाँ की क्लाइमेट काफ़ी डाउन रहती है, टेम्परेचर वहाँ का लो रहता है होल ईयर. तो कोल्ड क्लाइमेट में होने के कारण लार्ज स्केल पे उस एरिया में लोग मीट और मांस का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो स्पाइसेज होते हैं उनको टेस्टी बनाते हैं, और टेस्टी बनाने के साथ ही साथ वह एक लॉन्ग टाइम तक उन्हें सुरक्षित रखा जाता है. तो जब कुछ दुनिया पे जब तुर्कों का कब्जा हो गया, तो सिल्क रूट से यूरोपीय व्यापार को काफ़ी, जो सिल्क रूट से यूरोपीय व्यापार का कांटेक्ट था वह टूट गया. और अरब व्यापारी भी अरब व्यापारियों को भी काफ़ी तुर्कों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप में स्पेशली पुर्तगाल और फ्रांस के राजाओं ने लार्ज स्केल पे इंडिया को सर्च करने के लिए
नेविगेटर भेजे। इसमें ये रहा कि 1492 में जो कोलंबस था यह स्पेन से भारत को सर्च करने निकला, इंडिया को सर्च करने, और वह सीधे ईस्ट इंडीज चला गया जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका गया और उसने अमेरिका की खोज की। उसके बाद डिफरेंट नेविगेटर गए, पुर्तगाल के, डचों जो हॉलैंड वासी थे, ब्रिटिश, ये गए और वहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में जो ब्राज़ील, पैराग्वे, बोलिविया, चिली, पेरू ये कंट्री हैं, इन एरिया में ईस्टर्न घाट एरिया एंड वेस्टर्न घाट एरिया में स्पेन और पुर्तगीज का कब्जा। और उन्हीं में 1494-95 के आसपास एक पुर्तगाल का नेविगेटर था वास्को डी गामा, जो इंडिया की सर्च में जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के साइड वह आया। और फर्स्ट टाइम जो आया तो जो केप ऑफ गुड है, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो अफ्रीका का जो सबसे डाउन पार्ट है साउथ अफ्रीका के पास, वहाँ से वापस चला गया क्योंकि उसे कोई ऐसा नेविगेटर नहीं मिला जो उसे इंडिया ले गया। तो नेक्स्ट टाइम जब 1498 में वह चला तो गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मालिक, उसी ने उसे गाइड किया और उसे 1498 में लेके कालीकट, जो आप प्रेजेंट टाइम में गोवा का एरिया पड़ता है, वहाँ पे एक जमोरिन लोकल उपाधि थी, टाइटल थी, वहाँ का राजा शासन करता था। जमोरिन ने पुर्तगाल डी गामा का काफ़ी स्वागत किया। स्वागत करने के साथ ही साथ वैसे अरब व्यापारियों ने लार्ज स्केल पे इसका प्रोटेस्ट करने का काम किया, लेकिन जब राजा ने इसको संरक्षण दिया तो उसका वो विरोध नहीं कर पाए। कहा जाता है कि वास्को डी गामा जितनी जहाज़ें अपने साथ लेके आया था, जब वह यहाँ से स्पाइसेस को लेके गया और यूरोपियन मार्केट में उसे सेल किया, तो स्पेशली जितनी शिप्स अपने साथ लेके आया था, तो उस ओशन स्टॉर्म के कारण बहुत सी उसकी शिप्स जो थी वह एक्सपायर हो गई, बर्बाद हो गई, टूट गई। लेकिन उसका कुछ ही पार्ट, बस 2-4 शिप उसके पास बचा था। जब लेके वह यूरोप पहुंचा, उसको यूरोपियन मार्केट में जब सेल किया तो उसका 60 गुना 16 टाइम्स उसका क्या हुआ, फायदा मिला उसे, उसका 60 गुना उसे फायदा मिला। अब इसके बाद अब यूरोपियन जो नेविगेटर्स थे उनका इंडिया में एक लाइन लग गई। वास्को डी गामा के बाद और भी पुर्तगीज गवर्नर आए, फिर उसके बाद डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए। इनका क्रम क्या रहा, आने का क्रम परमानेंट जारी रहा। और एक टाइम ऐसा रहा कि इंडिया आपका ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज, डेनिश, ये जो कॉलोनियल यूरोपीय कंट्रीज थे, इनकी एक कॉलोनी में कन्वर्ट हो गई। और इसके चूंकि ये एक ट्रेडर्स के फार्म में आए थे, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये स्पेशली डचों पुर्तगीज का काफ़ी इफेक्ट रहा इंडिया में 1 सेंचुरी एडी तक, कम से कम 100 ईयर्स तक। फिर उसके बाद डचों का कुछ समय रहा, फिर ब्रिटिश आए। ब्रिटिश तो पहले से आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर के साथ साथ अपनी आर्मी को इस्टेब्लिश कर लिया, तो फिर उसके बाद फ्रेंच आए। तो ब्रिटिश ने पुर्तगीज और डचों को इंडिया से तो बाहर कर दिया, डच साउथ ईस्ट एशिया में अपने को सेटअप कर लिए, उधर की उनकी कॉलोनीज रही। फ्रांस का इंडो चाइना में रहा, जो आज का वियतनाम, थाईलैंड वगैरह है। तो और फिर ब्रिटेन ने इंडिया को कैप्चर कर लिया। पुर्तगाल का गोवा पे कब्जा रहा, ओके। और पांडिचेरी जो था, पांडिचेरी कुछ फ्रांस के कंट्रोल में रहा, जैसे माहे, कराइकल, यमन, ये जो एरिया थे, और मेन पुडुचेरी, और कुछ एरिया डचों के भी कंट्रोल में रहा। तो ऐसे करके बाद में चल के क्या हुआ कि 17वीं सेंचुरी ऐसे ऐसे इनमें डिबेट चलता रहा आपस में, और कुछ यूरोपीय कंपनियां बाहर होती गई। लास्ट में एक युद्ध हुआ जो 22 जनवरी 1760 को, जिसे वार ऑफ बांडीवास कहा जाता है, बांडीवास का युद्ध, या लास्ट वार था इंडिया में। स्पेशली इस युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन की आर्मी ने, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी,
इन दोनों की संयुक्त सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और इसमें हुआ कि फ्रांसीसी कंप्लीटली डिफीट हुए, बट पांडिचेरी को छोड़ के टोटल एरिया फ्रांसीसियों को इनमें एग्रीमेंट हुआ और बाहर कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब इंडिया में एक छत्र राज। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नेक्स्ट पॉलिसी ये थी कि किस तरीके से वह कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे जो इंडिया स्मॉल प्रिंसली स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट था, इन राजाओं को अपने कंट्रोल में किया जाए और यहाँ पे अपने पहले अगर यहाँ पे शासन करना है तो यहाँ पे अपने पॉलिटिकल पावर को स्ट्रांग करना होगा। तो अब अंग्रेजों ने इसको चल के स्पेशली 2 गवर्नर जनरल आए बाद में चल के, एक लॉर्ड वेलेस्ली था जिसने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को लाया और एक 1848 में आया था लॉर्ड डलहौजी जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को लेकर। इन्हीं 2 जो गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के जो टर्म में लार्ज स्केल पे प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश प्रोविंसेस में कन्वर्ट करने का काम किया गया। तो लेटेस्ट देखिए, अब इसमें यूरोपियन की बात किया जा रहा है, कह रहा है इंडियन स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल, अभी मैंने बताया इंडिगो हो गया, इंडिगो के भी काफ़ी डिमांड हुआ करती थी, स्पेशली जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कॉटन क्लोथ्स को वाइट रखने के लिए कि उसमें पीलापन ना आए तो इंडिगो का यूज किया जाता था लार्ज स्केल पे। साल्ट पेट्रे हो गए फॉर मेकिंग गन पाउडर, साल्ट पेट्रे का यूज गन पाउडर बारूद बनाने में होता था, इसका भी इंडिया क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। एंड वे आर वेरी मच इन द डिमांड इन द यूरोप, इन सब चीज़ों की यूरोप में बहुत ही मांग थी जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे और भी अरब व्यापारियों के माध्यम से यूरोप भेजे जाते थे। एंड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, यानी जब मेडिवल पीरियड का टाइम रहा यूरोप में भी और इंडिया में भी, अरब ट्रेडर्स कंट्रोल दिस ट्रेड थ्रू द सी रूट्स पे अरबों का क्या था, कंट्रोल था, स्पेशली जो अरब सागर था। और जो सिल्क रूट चूंकि वह जो पड़ता है तो अरब जो सेंट्रल एशिया है, अरब एरिया है, सऊदी अरब हो गया, लेबनान, सीरिया, ये सब उसके पार्ट में आते थे। तो इस लेकिन सी रूट पे जो था वो अरबों का कब्जा था और इंडिया पे अरबों ने जो सबसे फर्स्ट टाइम अटैक किया था वह 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। उस समय जो खलीफा था बगदाद का, उसने क्या किया, अटैक करने के लिए भेजा था, जहाँ पे सिंध का शासक राजा दाहिर ने उससे लड़ा था, बाद में डिफीट हुआ था। लेकिन वैसे अरब व्यापारियों का जो अरब सी था यानी सी रूट्स पे कब्जा था, उनकी थोड़ी नेवी पावर स्ट्रांग थी। देखिए नेक्स्ट है, अब 1 बाय 1 करके यूरोपियंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच मेन इंडिया में ही रहे, तो मेन इन्हीं 4 जो कंपनियां थी, जो कंट्रीज थे, इन्हीं की कंपनीज के बारे में पढ़ना है इंडिया में। तो देखिए फर्स्ट है पुर्तगीज। देखिए वास्को डिगामा और पुर्तगीज सेलर, उसके तो मैंने वास्को डिगामा के बारे में भी बताया आपको। एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप इन 1498। ओके, अभी मैंने बताया। एंड वास्को डिगामा वाज सक्सीडेड बाय द कैप्टन जनरल अल्फांसो डी अल्बुकर। और वास्को डिगामा के बाद जो इंडिया में पुर्तगीज गवर्नर जनरल हुआ वह था अल्फांसो दी अल्बुकर, हु कॉन्कर्ड गोवा इन 1510। और इसने सबसे पहले क्या किया, गोवा को 1510 में इसको कैप्चर कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया। गोवा उस समय बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी के कंट्रोल में आता था। एंड गोवा बिकम द सेंटर ऑफ देयर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। और गोवा क्या हुआ, इसी समय से इंडिया में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज कंपनी का यानी कि पुर्तगीज कंट्री का क्या रहा, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर सेंटर हो गया। और यहीं से पुर्तगालियों ने क्या किया, अपने को इंडिया में स्प्रेड करने का काम किया, फैलाने का काम। तो ये पुर्तगालियों की कंडीशन रही। अब अगर इस डिटेल में आपको जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी लाइटली लेवल पे आपको हल्का जानना है। अब नेक्स्ट वीडियो में डचों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर स्पेशली एक्सप्लेन किया जाएगा ब्रिटिश एंग्लो फ्रेंच वार, इसमें कर्नाटका वार भी इंक्लूड होता है। कर्नाटक को लेके, जो कर्नाटक का बंगाल का कर्नाटक का भाग था, वहाँ पे निजाम के बनने के बाद तो इनमें फ्रांस और
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कर्नाटक को कैप्चर करने को लेके काफ़ी डिस्प्यूट चला लार्ज स्केल पे, जिसको लेके 3 कर्नाटका वार हुए। उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके अगले वीडियो में। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।